लाइफ हो या ड्राइंग, चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना बेहतर रिजल्ट्स आपको अचीव करने को मिलेंगे, उतना ही बेहतर आप ग्रो करोगे। लेकिन 99% लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज आदर्श। जैसा कि आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हो, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो पिछले 2-3 सालों से काफ़ी अच्छे से प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ, चीज़ों को अच्छे से समझ रहा हूँ और कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ताकि आप जैसे जितने भी नए आर्टिस्ट हैं जो अभी आर्ट की फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और आर्ट की फील्ड में अच्छे से चीज़ों को जान सकें, ताकि जो ये रास्ता है उसको वह सही तरीके से पार कर सकें और आगे ग्रो कर सकें। लेकिन अभी इतने जो 2-3 सालों में मैंने प्रैक्टिस की और भी जो चीज़ें की, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो समझ में आती हैं, जो केवल आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगी। तो एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है सिंप्लीफिकेशन। आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करो फिर ड्रॉ करो। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपको केवल ड्राइंग के लेवल पर नहीं करना है, बल्कि अपने लाइफ के लेवल पर भी करना है। आप चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हम क्या करते हैं, हम 10 ठो चीज़ों को एक साथ लेते हैं, फिर उनको आज मुझे ये भी करना है, आज मुझे फ्री हैंड भी प्रैक्टिस करनी है, आज मुझे कलर्स की भी प्रैक्टिस करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। 10 ठो चीज़ें हम एक साथ भर लेते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अगर आप फर्स्ट डे जिम जा रहे हो, ठीक है, या रनिंग के लिए जा रहे हो, बेसिकली रनिंग तो सभी लोग करते हैं, पॉसिबल है, तो रनिंग पे जा रहे हो। अब आपका फर्स्ट डे है, मैं आपसे बोलूँ नहीं आपको तो महंगे शूज़ चाहिए 10,000 के, ये वाले आपको कपड़े पहन के आने होंगे, ये वाटर बोतल चाहिए, ये आपका ऐसा ट्रैक होना चाहिए जिस पे आपको ऐसा ग्राउंड होना चाहिए। फिर हम आपको 10 टाइप की एक्सरसाइजेस कराएं जो अपने आप बिना किसी काम की हो, कुछ भी कराएं रेंडमली, फिर आपसे कहें कि 10 किलोमीटर दौड़ो, तो ये कोई बात नहीं हुई। आपका अगर पहला दिन है तो आपको सिंपली चीज़ों को करना होगा। वहाँ पे जूते कोई भी हो या आपका ट्रैक कोई सा भी हो, एक्सरसाइजेस जो बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं वो केवल काफ़ी रहती हैं। और फिर उसके बाद आप 10-100 मीटर दौड़ रहे हो, 200 मीटर, वो आपकी कैपेसिटी है। लेकिन आपको ये ट्राई करना है कि अगली बार जब मैं दौड़ूँ नेक्स्ट डे थोड़ा सा बेहतर करने का ट्राई करूँ। लेकिन अगर वही मैं पहले की तरह आपको 10 ठो चीज़ें बनाऊँ तो आप फिर कभी दौड़ना स्टार्ट नहीं करोगे। आप सोचोगे कि यार इतने महंगे जूते चाहिए तो मैं कहाँ से इतना बजट हैंडल करूँ कि आपको जूते भी खरीदने हैं, फिर ऐसे ट्रैक का कैसे इंतज़ाम करूँ जिस पे मुझे दौड़ना है। तो ऐसी 10 ठो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना करना है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि रनिंग में केवल दौड़ना ज़रूरी है, वहाँ पे आप कोई से भी शूज़ पहनो, कोई मैटर नहीं करता। बस आपका जो बेसिक वार्म अप होना चाहिए वो सही होना चाहिए और आपकी बेसिक दौड़ होनी चाहिए, ठीक है, बस इतना काफ़ी है आपको हेल्दी रहने के लिए। लेकिन वही चीज़ हमारी ड्राइंग में कि आपको 10 प्रकार के कलर, 10 प्रकार की टेक्निक, लूमिस मेथड, रिले मेथड या कोई भी अदर टेक्निक जानने की समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीखने की ज़रूरत है केवल सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन ऐसा नहीं है कि आपको केवल ड्राइंग की स्टेज पर करना है। जब आप वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करते हो वहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन होता है। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो यानी कि स्ट्रक्चर बनाते हो तो वहाँ पे भी हर एक स्टेज पर स्ट्रक्चर पर सिंप्लीफिकेशन होता है। जब आप पहले 7 से 8 लाइनें बनाते हो तब भी सिंप्लीफिकेशन होता है, उसके बाद भी हम सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं कि कौन सी चीज़ को कितना बनाना है, कैसे बनाना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से एक ड्राइंग को केवल सिंप्लीफाई किया जाता है, विदाउट एनी कर्व्स, विदाउट एनी कलर्स, विदाउट एनी वैल्यू, जस्ट लाइंस एंड सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रहा हमारा रेफरेंस जिसको हम अभी स्केच करेंगे, ये एक ह्यूमन का फिगर है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसकी पोजीशन थोड़ी लेटी हुई है। तो हम सबसे पहले लाइटली लाइंस को ड्रॉ करेंगे और इसको कुछ स्ट्रेट लाइंस में सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो फेस वाला पार्ट है उसको स्ट्रेट लाइंस में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो आप अगर फेस को ऑब्जर्व करो तो जो हमारे चीक्स हैं जो थोड़े से उभरे हुए रहते हैं, तो हम हेयर लाइन से लेकर चीक्स तक एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। उसके बाद जो जो लाइन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा मूव करता है तो हम फिर उसको करते हैं। फिर बाकी की लाइंस को उसी तरीके से अरेंज करके लाइटली ड्रॉ करते हैं। अब लाइटली इसलिए ड्रॉ किया जाता है क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी डार्क लाइन का यूज़ करते हो
तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पे करेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मोस्टली स्टेजेस जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वो फर्स्ट स्टेज में ही होती हैं। तो यहाँ पे जब आप बहुत ज़्यादा डार्क जो पेंसिल है या कोई भी जो भी टूल यूज़ कर रहे हो, जब उसको बहुत ज़्यादा डार्क चलाते हो तो उसको इरेज करना मुश्किल रहता है, और इरेज करने के बाद भी कई बार जो लाइन्स है वो दिखती रहती हैं। तो यहाँ पे जो है लाइटली पेंसिल को चलाना पड़ता है, तो काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। और एक और रीज़न जो कि लाइट पेंसिल चलाने का है वो ये है कि जब आप डार्क पेंसिल चलाते हो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, तो लाइन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा लाइटली पेंसिल चलाते हो लाइट प्रेशर के साथ, तो जो आप लाइन खींच रहे हो वो आपके कंट्रोल में रहती हैं। आप उस लाइन को जहाँ खींचना चाहो वो अपने आप वहाँ पे सही तरीके से प्लेस हो पाती हैं। लेकिन वहीं जब आप ज़्यादा प्रेशर देते हो तो पेपर से फ्रिक्शन के कारण आपकी लाइन इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी होती है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी लाइट लाइन का यूज़ करना है। यहाँ पे हो सकता है आपको लाइन अभी उतनी ज़्यादा विजुअल ना हो रही हो कि बहुत ज़्यादा आपको लाइन दिख रही हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे जैसे जैसे हर स्टेज में आप बढ़ते जाओगे आपको क्लियरली सारी लाइंस दिखने लगेंगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा लाइंस का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली जब हम फर्स्ट, इससे भी पहले एक और स्टेज होती है जहाँ पे हम केवल 7 से 8 लाइन मैक्सिमम बस उतनी ही लाइन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लाइंस को यूज़ करके डायरेक्टली स्केच करना स्टार्ट किया है। अब ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से जो है स्केच कर रहा हूँ, तो मुझे क्लियर है कि कहाँ पे कौन सी लाइन कितनी खींचनी चाहिए। तो अच्छा व्यूअर को नहीं दिखेगा और ना ही उतना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है अपना।
इसलिए अपने पेपर पर सही जगह पे सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। और जब आप कोई ऐसी कंपोजिशन या ऐसा सीन बनाते हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे ये मेथड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी, कि आपका सब्जेक्ट एग्जैक्ट सही जगह पे हो जहाँ पे आप उसका रखना चाहते हो। वरना आप केवल सिर से स्टार्ट करके नॉर्मली स्केच जब हम करते हैं तो उसमें रहता है क्या है कि हम कहीं पर भी पेपर पर स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कोई पार्ट छोटा भी हो जाता है, कोई पार्ट बड़ा हो जाता है, और ओवरऑल कंपोजिशन से बाहर हमारा सब्जेक्ट चला जाता है। लेकिन जो ब्लॉक एंड मेथड है उसमें आप हर स्टेज पर जब करेक्शन करते जाते हो तो आपके सारे सब्जेक्ट एग्जैक्ट क्लियर जगह पे सही तरीके से प्लेस हो पाते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं कि अब उसकी आइज़ और नोज़ है, उसके ना नोज़ का कितना पार्ट मुड़ा हुआ है, कि वह फील आए कि हाँ ये नोज़ है, ये उसकी आँख है। अब यहाँ पे जो हेयर की उनकी जो डिज़ाइन है, जो हेयर आगे पीछे रहते हैं, क्योंकि अंकल के थोड़े से हेयर भी गायब हैं, तो उसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा देखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए इस चीज़ को थोड़ा सा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पेंसिल चला रहे हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि कौन सी लाइन को कहाँ पे खींचना है। स्केच में लग जाते हैं। और स्केचिंग कोई नकल नहीं है कि आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम ही बनाना है, आपको उसका फील कैप्चर करना है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहें तो हम उसको थोड़ा सा और टाइम देकर हर एक लाइन को ऑब्जर्व करते हुए कर सकते हैं।
अब इस वाले पार्ट में मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा-सा बाहर की तरफ जाना चाहिए, मैंने थोड़ा ज़्यादा अंदर कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट करेंगे, भले ही हम यहाँ पे इरेज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लाइन को थोड़ा-सा डार्क बना रहे हैं ताकि जो हमें पता रहे कि कौन सी लाइन सही है, कौन सी गलत है। तो आप अगर एकदम बिगिनर हैं तो इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर गलती दिख रही है तो करेक्ट नहीं करना है, आपको उसको जब तक करेक्ट करना है जब तक कि आपको गलतियाँ दिखना बंद ना हो जाएँ। क्योंकि ये स्केचेस आपको सीखने के लिए, ना कि किसी और को दिखाने के लिए। तो आप जब सीख रहे हो तो आपकी एक बार गलती हो तो एक बार सही करिए, 10 बार हो 10 बार सही करिए, तब तक सही करिए जब तक कि आप सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि हाँ, अब मुझे गलतियां नहीं दिख रही हैं। और जब गलतियां दिखनी बंद हो जाएं तो वहाँ पे अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे का ब्रेक लो और अगेन चेक करो, इससे आपको फिर गलतियाँ दिखेंगी। तो इससे होगा क्या, आपकी आइज़ भी ट्रेंड होंगी गलतियाँ ढूंढने के लिए, आपकी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। फिर जब आप जो फाइनल बॉक्स बनाते हो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं और आप फिर उनको किसी और को दिखाने के लिए बनाते हो तो आप उस पर उसी तरीके। अब एक और ज़रूरी चीज़, जब आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर ड्रॉ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रेक्टिफिकेशन की। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि जो फेस है वो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपको सब्जेक्ट का फील आ रहा है और शायद आप जब बनाओ तो आपको थोड़ी सी और डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े, लेकिन अब इस स्केच को अभी और ज़्यादा रेक्टिफाई भी किया जा सकता है। मतलब आप जितना ज़्यादा उसको सुधारते जाओगे उतना ही वो आपके रेफरेंस के करीब आता जाएगा। मतलब जो आपका रेफरेंस है उससे लगभग सेम टू सेम मैच करने के करीब आता जाएगा। और जैसे जैसे गलतियाँ सारी सुधरती जाएंगी और वो आपके सब जो रेफरेंस है उससे मैच भी करने लगेगा सेम टू सेम। तो रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है और रेक्टिफिकेशन के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, इसलिए जितना हो सके अपनी
सिंप्लीफिकेशन को समझना काफ़ी नहीं है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे 10-50 बार, तब तक उस चीज़ को समझना और इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, स्टार्टिंग में गलतियां भी होंगी, लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है। इसलिए प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और यह ट्राई कीजिएगा कि हर बार आप थोड़ा बेहतर करने का ट्राई करो। इससे ऑटोमेटिकली आप हर एक दिन जब प्रैक्टिस करोगे थोड़ा समझोगे। अब कई बार ऐसे दिन भी आते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे आप अपने पुराने वर्क्स को थोड़ा टाइम निकाल के चेक भी कर सकते हो। अगर आपको ड्रॉ नहीं करना है किसी दिन, तो उसमें होगा क्या कि आप पुराने वर्क में देखोगे कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई। क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन है, जो और सारी आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, वो बेसिकली आपकी आइज को ट्रेन करते हैं। एक छोटा बच्चा भी ड्रॉ करता है और आप भी ड्रॉ कर रहे हो, बस अंतर इतना है कि आप जो देख पा रहे हो वो छोटा बच्चा नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करते करते थोड़ी उससे आइज ट्रेंड हो चुकी हैं। तो आप वो गलतियां देख पा रहे हो जो वो नहीं देख पा रहा है। बस इतना सा डिफरेंस होता है एक अच्छे आर्टिस्ट में और एक खराब आर्टिस्ट में। अब बच्चे को तो खराब नहीं बोल सकते, वो तो इंटरेस्ट के लिए करता है, लेकिन एक बेसिक चीज़ तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो पुराने वर्क्स को भी चेक करते जाना है। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अपने हर एक प्रैक्टिस वर्क में डेट को मेंशन किया करो कि आपने किस तारीख को बनाया, कौन सा मंथ था और कौन सा ईयर था। इससे होगा क्या कि जो ग्रोथ है वो आपको 1-2 दिन में तो दिखती नहीं है। तो जब आप लॉन्ग टाइम के बाद 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने बाद जब वक्त देखोगे अपना करंट का वर्क और पिछला वर्क, तो आप दोनों में इजीली डिफरेंस समझ में आ पाएगा आपको कि आप कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिए। तो ये छोटी सी ट्रिक है जो आप अपनी ग्रोथ को देखने के लिए यूज़ करते हो। मैं भी ये यूज़ करता हूँ। बाकी प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को किसी आर्टिस्ट फैन के साथ या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर कर देना, ताकि जो भी और आर्ट रिलेटेड पर्सन्स हैं वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।